हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जो आपको केमिस्ट्री का बेस कहा जाए। एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री का बेस हम मानते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है एवं रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ए प्लस बी मिला और दोनों मिलने के बाद यह क्या हो गया? सी बन गया। ठीक है। अब देखिए यह जो अभी हमने लिखे, यह इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ हमको यहाँ और देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि जो तीर चिन्ह, मतलब ये जो तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के यदि जो बाएं साइड में होता है उसको हम कहते हैं प्रतिकारक। प्रतिकारक। ठीक है। और जो इसके बाएं साइड में जो चीज हमको बन के जो तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। इसका दूसरा नाम, उत्पाद का दूसरा नाम होता है प्रतिफल भी होता है, प्रतिफल। और प्रतिकारक का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम अभिकारक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग हो गया था ये डिस्प्ले पर। अब हम फिर से एक बार देखते हैं। जैसे ए प्लस बी मिलकर सी बना, तो इसको हम ए बी जो होता है इस साइड, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिकारक, या इसका दूसरा नाम होता है अभिकारक। प्रतिकारक या अभिकारक। ठीक है। अब हम एक चीज यहाँ और देखते हैं कि यदि जो तीर चिन्ह का यदि दाईं ओर बनता है, तीर चिन्ह का यदि दाईं ओर बनता है तो यह क्या होता है? उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है। चलिए चलते हम अगला। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है हमारे दैनिक जीवन में भी होता है और आस पड़ोस में भी होते रहता है। जैसे भोजन का पचना। भोजन का पचना महत्वपूर्ण, मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, कुछ कुछ अवस्था में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रक्षेपण। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रक्षेपण। तो यहाँ देखिए पहला क्या होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या चीज़ में परिवर्तन होता है। तो यहाँ दिया गया पहला अवस्था में परिवर्तन। जैसे आप देखिए यहाँ अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, तो H2 प्लस O2 जब यह मिला तो H2O बना। तो देखिए यह दोनों क्या है? गैस है। यह भी क्या है? गैस है। यह क्या बना? लिक्विड बना। तो देखिए यहाँ गैस से बन गया क्या चीज़? लिक्विड। तो मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ रंग में परिवर्तन। कह रहा रंग में परिवर्तन, जब कॉपर का अभिक्रिया जब सल्फेट के साथ कराई जाती है क्या बन जाता है? कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसका क्या होता है? उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही साथ ताप में परिवर्तन। आप देखिए ताप परिवर्तन क्या होता है। आप अपने घर पोताई के लिए आप चूना खरीद कर बाजार से लाते हैं, और जब वो चूना को हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी में यदि हम लोग डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है? देखिए देखिए होंगे कि आप उसमें खौलता है। तो खौलता है और उससे क्या होता है? उष्मा निकलता है। तो ये आप देखेंगे गौर से, वहाँ पर भी उष्मा परिवर्तन होता है। क्या आप उसमें तो स्टोव तो नहीं जलाए हैं, लेकिन फिर भी उष्मा निकल रहा है। तो यहाँ कहाँ से निकल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। और अगला चीज़ है गैस का उत्सर्जन। अब हम देखते हैं गैस का उत्सर्जन क्या होता है। जब आप कोई भी अभिक्रिया होता है तो उससे लास्ट में देखेंगे गैस का उत्सर्जन होता है, और लास्ट में ऐसे ऐसे लग जाता है। जैसे आपको गैस का उत्सर्जन से हम देखा जाता है, जैसे अगला कुछ रिएक्शन भी है। जैसे देखिए यहाँ इस अभी रिएक्शन में देखिए अंत में कौन सी गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में क्या चीज़ निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकल रहा है। ठीक है। चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं। अब हम आपको पहले भी दिखा दिए हैं, मतलब इस बताए थे आपको, इस तीर के यदि बाएं ओर, मतलब बाएं ओर जो जो भी होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिकारक। बाएं ओर जो भी होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिकारक। इसका ही दूसरा नाम है अभिकारक।
और इसको हम कहते उत्पाद, और इसी का दूसरा नाम है प्रतिफल, प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरा स्लाइड में भी देखिए, इसी में जो दिया गया ग्राफ टाइप में। अब देखिए यहाँ हम जिंक का अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यह बन जाता है जिंक सल्फेट, तथा हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाहर निकलती है, इसको हम ऊपर दिखा देंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि जो तीर चिन्ह के, यह तीर चिन्ह के यदि बाएं और यदि इधर जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिकारक या अभिकारक, और इसके यदि दाएं और जो भी होगा उसको हम क्या करते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हम अगला स्लाइड की ओर। कर रासायनिक समीकरण क्या है। यदि आपसे पूछेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, तो एक बात बताइए कि A+B मिलके यदि C बना, तो रासायनिक अभिक्रिया को जिन चीज़ों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन चीज़ों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र के भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, आप फिर से इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए जैसे हम इसको आपको पहले भी हम बना कर दिखा दिए थे, जैसे H2+O2 मिलता है, तो H2O जो ये इधर जो बनता है, तो यह क्या हो गया, एक रासायनिक समीकरण हुआ। लेकिन एक रासायनिक समीकरण कैसे बना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना। ठीक है, चलिए चलते हम अगला कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको खुद से सोचना है, इसका कोई खास नियम नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ देखिए समीकरण में दिया गया है, फेरस मतलब लोहा का अभिक्रिया कराया गया जल के साथ, तो फेरस ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए हमको यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है ना, तो एक बात देखिए, आप कर रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। देखिए यह तो रासायनिक अभिक्रिया का गुण है ना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद दोनों के समय क्या होता है, उसके परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे हमने आपको बताया कि H2+O2 मिलके बनाएगा H2O। अब देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं बराबर, तो यहाँ हो गया 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ऐसे करते हैं। तो यही मेथड कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल बुक में भी दिया भी गया है, थोड़ा आप सोचिए इसको। देखिए कह रहा है कि यहाँ लोहा है और जल के साथ अभिक्रिया जब करवाते तो ये इस प्रकार का सूत्र बना लेता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3, हमको बेस मान लेना है, ऑक्सीजन को आपको बनाने में सुविधा होगा। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3, यहाँ कितना ऑक्सीजन की संख्या 1, हम क्या किस में 3 से गुना करते हैं, क्लियर। तो यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से गुना कर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, क्लियर। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, लोहा की संख्या 2, तो इधर लोहा की संख्या 2, तो यही देखिए यह बन गया हमको क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्लियर है। तो देखिए स्थिर के चिन्ह के इधर और स्थिर चिन्ह के इधर दोनों ओर देखिएगा, तो 3 दूनी 6, 3 9 और 2 11 परमाणु इधर है और 11 परमाणु उधर है, दोनों ओर क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हम अगले ओर। देखिए हम एक चीज़ हमको और ध्यान रखना होगा कि जब हम रासायनिक समीकरण के बारे में जब हम पढ़ते रहेंगे, तो रासायनिक समीकरण के दौरान जो कुछ पदार्थ जो ठोस होगा उसको हम ऐसे सूचित करते हैं। जैसे जिंक आ गया तो हम आगे में लिख देंगे क्या, एस सॉलिड है। ऑक्सीजन आ गया तो यह क्या है, गैस है, तो हम आगे जी लिख देंगे। यदि ब्रोमीन आ जाएगा तो यह एक लिक्विड है, तो हम आगे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ हमको और देखना जरूरी है कि हम रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हम लिखे A+B मिल के यदि
सी बनता है, और यदि मान लेते यह सी बनने के लिए इसको 40 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता है ताप का, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। मान लेते इसके बनने के लिए मान लीजिए निकेल का हमको उत्प्रेरक के रूप में काम पड़ता है, तो यह क्या है उसको हम लिखेंगे ऊपर या नीचे में। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं को लिखने टाइम में जब हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें तीर का चिन्ह जो रहता है उसके ऊपर हम ताप दाब एवं उत्प्रेरक को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं के कई प्रकार है, ठीक है। तो पहला उसमें से हमको पढ़ना है क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब जोड़ना, संयोजन का मतलब जोड़ना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब ए प्लस बी मिलकर एगो सी बनता है, तो यह दोनों जुट के क्या हुआ, सी का निर्माण हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जब जब कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो यह क्या होगा, CO2 बन जाता है। मतलब क्या, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन क्या है, ठोस है, तो सी का आगे हम एस लिख दिए हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ओ के आगे हम O2 का आगे हम जी लिख दिए हैं। और H2SO4 जो सॉरी CO2 जो है, तो CO2 एक गैस है, तो आगे जी लिख दिया गया। ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है जल का निर्माण। तो देखिए O2 का अभिक्रिया H2 का अभिक्रिया जब O2 के साथ करवाते हैं तो H2O बन जाता है। ठीक है। अब चलिए अगला इसका उदाहरण है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO का जब अभिक्रिया करवाते हैं H2O के साथ, तब बनता है CaOH का होल ट्वाइस COL का होल ट्वाइस। और यह क्या है, एक्वस रूप। एक्वस मतलब यह क्या है, AQ जो लिखा है, तो इसका मतलब AQ, यह क्या है, इसका जलीय घोल है। ठीक है। यह क्या है, एक ठोस है, यह क्या है, एक लिक्विड है। क्लियर है। आपने देखा होगा या चलिए उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना। तो देखिए यहाँ CaOH है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ OH है। तो OH का जब भी हम यहाँ सोच लिए हैं कि यहाँ OH है, तो मतलब आपको पता है H2O जो होता है तो उसमें O और H होता है। तो हम तत्काल मान इसको पानी से संबंध, जब हम OH जब भी आ जाएगा तो क्या होगा, पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है। तो यह क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। जबकि इसमें OH नहीं है, तो यह क्या होगा, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। चलिए अब हम चलते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, तो वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे प्राकृतिक गैस जो होता है मीथेन, उसको जब हम O2 के संपर्क में जलाते हैं तो CO2 गैस निकलता है और H2O जल बनता है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे दूसरा है कि शोषण में हम लोग क्या करते हैं, शोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो C6H12O6 के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएं O2 का, तो यह वो हमको बन गया, यह देखिए CO2 बन गया, जल बन गया, लेकिन ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो जब ये ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो इसका मतलब अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा। और अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप अपने घर पोताई के लिए क्या करते हैं, चूना लाते हैं बाजार से खरीद के, और चूना लाने के बाद क्या करते हैं, एक बर्तन में डालते हैं, तो देखते हैं क्या बर्तन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो क्या हम उसके नीचे स्टोव जला रहे हैं या गैस जला रहे हैं क्या, या हीटर जला रहे हैं ताकि वो गर्म हो, नहीं। यह दोनों क्या करता है, अभिक्रिया करने के दौरान क्या करता है कि यह ऊष्मा उत्सर्जन करता है। ठीक है। अब हम जानते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, आपने इससे पहले पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का ठीक उल्टा होता है क्या, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में आपने पढ़ा होगा कि A+B मिलकर C बनता था। अब ठीक इसका उल्टा, A टूट जाता है, B+
सी में। ठीक है, तो ए वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना, ए टूट जाता है क्या, बी प्लस सी में। ठीक है, ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया का फिर से एक बार नहीं होता तो देख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक जो है वह टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया उष्मा के उपस्थिति में भी जो होता है उसको हम कहते हैं उष्मा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हमको मेन चीज पढ़ना है ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन, इसका दूसरा ही नाम होता है उपचयन। उपचयन ही इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो उपचयन क्या होता है, तो देखिए, ऑक्सीजन का जुटना तथा हाइड्रोजन का हटना, हटना ही, ऑक्सीजन का जुटना तथा हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जुटना, यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना मतलब जुटने का हम प्लस जोड़ दिए, और हाइड्रोजन का हटना मतलब या तो यह जुटेगा, या तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि यह जुट रहा है या यह घट रहा है तो इसका मतलब यह क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जबकि अवकरण अभिक्रिया ठीक इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन का हटना और या और मतलब ये H2 का जुटना, इसको हम क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए बात को, यह उपचयन था और यह क्या है, अपचयन है। यदि नहीं समझ आए तो इसको हम फिर से एक बार देख लेंगे। कह रहा है उपचयन क्या है, तो देखिए, सॉरी, अपचयन। अपचयन तो कह रहा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी होता है, या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, सॉरी, अपचयन कहते हैं। बार बार ऑक्सीकरण कहलाता है, माइंड से पता नहीं। चलिए, नहीं, ये ऑक्सीकरण ना होकर यह क्या होगा, अपचयन होगा। अब देखिए, इस फिगर के द्वारा देखिए, यहाँ देखिए CO है, CuO है, और यहाँ जाकर Cu हो गया, तो यहाँ से जाने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हट गया। ऑक्सीजन हटने को हम क्या कहते हैं, अपचयन, और अपचयन का दूसरा नाम क्या होता है, अपचयन का दूसरा नाम अवकरण है। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, और इसमें ऑक्सीजन आके को जुट गया तो यह होगा H2O, तो ये ऑक्सीजन जुट गया तो इसका मतलब क्या होगा, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है हमारे दैनिक जीवन में उपचरण अभिक्रियाओं का प्रभाव, मतलब उपचयन जो अभिक्रिया है तो उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो देखिए, उपचयन का जो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, देखिए, पहला कह रहा है कि जब कोई धातु आर्द्रता, जल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की परत कमजोर हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, धातु को संक्षारण, ये धातु का संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबा के ऊपर हरी परत चढ़ना, वह क्या कहलाता है, संक्षारण का एक उदाहरण है। संक्षारण रोकने का भी कुछ कुछ उपाय है, जैसे संक्षारण जो होता है, जैसे लोहे पर जो जंग लग जाता है या अन्य सभी जो चीज़ होते हैं, संक्षारण उसको रोकने का जो निम्नलिखित उपाय है, मतलब कुछ कुछ उपाय है। यहाँ देखिए, जैसे यशोद लेपन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। विद्युत लेपन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। किसी भी धातु में हम लोग पेंट करके उसको क्या कर सकते हैं, उसके संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक है, अब एक हमको महत्वपूर्ण टर्म पढ़ना है। देखिए, महत्वपूर्ण तो नहीं उसको हम कह सकते हैं, लेकिन एक समझने वाली टर्म है। देखिए, कह रहा है विकृत गंधिता मतलब खराब गंधिता। कह रहा है कि खराब गंधिता के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए, वसा युक्त
एवं तैलीय खाद्य पदार्थ, जो जो खाना जो होता है ना तेल पदार्थ वाला, जो जिसमें तेल हम लोग ज़्यादा डालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वायु के संपर्क में यदि हम अधिक लंबे समय तक छोड़ देंगे तो यह क्या होता है, स्वाद विहीन होता है या खराब स्वाद हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, विकृत गंधिता। देख लीजिए एक बार फिर से, कह रहा है कि वायु और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उनके स्वाद जो है गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब, जो आपने खाना बना के अभी रखा और उसको हवा के संपर्क में यदि रख दिया तो वो खाना क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता को रोकने का क्या क्या उपाय है, मतलब खाना जो बनाए उसको खराब होने से बचाने का कितना उपाय है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, मतलब ऐसा चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे जो ऑक्सीकरण होने ही नहीं देगा, जो वो खराब होगा खाना। दूसरी बात, वायुरोधी बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, भोजन को रखेंगे, वैसा बर्तन में हम लोग भोजन रखेंगे जहाँ क्या होगा, वायु की उपस्थिति न हो। दूसरी बात, तीसरी बात कर रहा है कि वायु के स्थान पर हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करें। तो आपने जितना भी चिप्स एवं कुरकुरे खाया है उसमें जो हवा भरा रहता है, जिसको हम हवा जो भरा रहता है उसको हम कहते हैं जो हवा भरा हुआ है, तो वास्तव में यह हवा न होकर यह क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। और जो खाना जो या अन्य सभी चीज़ जो खराब हो जाता है, या उसको हम उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं। तो इससे शीतलन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं हम, विकृत गंधिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला पार्ट हम लोग जल्द ही लेकर आ रहे हैं। और यह 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए इस बात को। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।